नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। और जब किसी का जन्म होता है तो कुंडली बनाई जाती है। उस कुंडली को देख के तभी जन्म के वक्त ही आपको पता चल सकता है कि ये बड़े होके या किसी भी एज में विदेश यात्रा करेगा, कहीं आउट ऑफ इंडिया जाके ही सेटल हो जाएगा। जय जी, जब व्यक्ति सबसे पहले तो जब पैदा होते हैं, कोई भी बच्चा जब पैदा हो, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि पैदा होते ही कुंडली ना बनाए। अच्छा, ना बनाए। क्यों? देखिए, नवजात है, अभी आप उसको अगर सांप पकड़ा देंगे तो उससे भी खेल लेगा। हुँ, अभी उसको अच्छे बुरे की समझ नहीं है, हम तुम का मतलब नहीं पता है। हुँ, आप उसकी तकदीर नहीं बना रहे हैं, आप उसके जन्म के साथी हैं, कर्म के साथी नहीं है। राइट। आप बच्चे की कुंडली मुख्यतः 9 साल की उम्र के बाद बनाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। वैसे कई लोग बना लेते हैं, हम इसको क्लेम ये नहीं कर रहे हैं कि नहीं बनानी चाहिए, बट आप बच्चे के भाग्य की अभी फ़िक्र ना करें, क्योंकि अभी वो बच्चा जो है वो छोटा है। 9 साल की उम्र के बाद अगर आप कुंडली बनाते हैं तो उसमें आपको डायरेक्शन मिल सकता है। अब मैं मान लीजिए 3 साल के बच्चे की कुंडली देखूं, आपका बेटा जो अफसर बनेगा, तो वो पहले दिन से अफसर 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 बोलेंगे, क्या पता वो एक्टिंग में चला जाए। राइट। क्योंकि 9 साल की उम्र तक बच्चा जो है मुख्य तौर पर अपने पेरेंट्स, हम तुम, अच्छी बुरी सब बातें समझ जाता है। हुँ, ये एक प्रैक्टिकल बात है जो लोगों को अपनानी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ ये नहीं है कि मैंने सुना है, मैंने माना है, वही चीज़ करूं। हर चीज़ वैसी नहीं होती है सुनी सुनाई। कुछ चीज़ें हम एग्जैक्टली चेंज करें तो वो बेहतर हो सकती है। तो आपका प्रश्न है विदेश यात्रा का। विदेश यात्रा के लिए आपका कुंडली का छठा भाव, 6th हाउस एंड 12th हाउस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर यहाँ पे आपके राहु हो या चंद्रमा हो, हुँ, राहु विदेश यात्रा करवाता है जयेश जी। मतलब देखिए, राहु कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा। राहु अगर 12th हाउस में बैठा है तो वह व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा। अब यहाँ पे समझने की बात है, विदेश का मतलब कनाडा, अमेरिका, जर्मनी नहीं होगा। मैं आपको यहाँ से चेन्नई भेज दूँ, नई भाषा, नया कल्चर, नया लोग, वो भी आपके लिए फॉरेन है। तो विदेश यात्रा का मतलब मोस्टली लोग देखते हैं पंजाब से जॉब फाइंड करके बैंगलोर में आके जॉब करते हैं, तो बैंगलोर उनके लिए तो विदेश हो गया। हाँ, करेक्ट। सर्दी, गर्मी, मौसम, खाना पीना सब अलग है। हुँ, तो वो इस तरह से प्रेडिक्ट। तो विदेश यात्रा का मतलब होता है कि अगर कुंडली में आपके राहु 12वें भाव में बैठा है, चंद्रमा बैठा है, तो वह व्यक्ति विदेश यात्रा करता है। एक यहाँ पे नकूना फिर से मैं बोलना चाहूँगा, अगर कुंडली में राहु के साथ 12th हाउस में शुक्र बैठ जाए, वो सिंगल जा रहा है विदेश, कहीं भी, चाहे इंडिया चाहे आउट, वो मिंगल होके आएगा। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ इंडिया जाके उसके रिलेशनशिप चलेंगे और वहीं से अपना पार्टनर ढूंढ के लाएगा। ओके। और एक नकूना और है, अगर 12th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में बैठा हो, 1st हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा हो, 100% वो व्यक्ति विदेश में जाकर ही धन कमाएगा। उसको अपना जन्म स्थान छोड़ना चाहिए। अगर वो दिल्ली बॉर्न है तो दिल्ली में वो घूमने फिरने आए, अपने पेरेंट्स से मिलने आए, अपनी प्रॉपर्टी देखने आए, अपने को ग्रो करना है, करियर में आगे बढ़ना है, तो दिल्ली में कभी भी बिजनेस नौकरी ना करें। और अगर कर रहे हैं तो एक बार जॉब स्विच करके देखिए, वो खुद बोलेंगे कि मल्टीप्लाई 5 जितना बूम आ गया है। ओके। और अगर ये देखना हो कि एक व्यक्ति है, उसकी कितनी शादियाँ होगी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे, तो वो भी पता चल जाता है? जी ज़रूर ज़रूर। आपके पॉडकास्ट से मैं एक नकूना दोबारा बताऊंगा और सभी लोग देखें, लगन चार्ट का स्क्रीनशॉट फिर से निकाल लें। जिसकी कुंडली में 7th हाउस में जितने पाप ग्रह बैठ जाएं, राहु, केतु, शनि, मंगल, अब इसमें से जितने बैठ जाएं, व्यक्ति की उतनी शादियां हैं। अच्छा। अगर 2 बैठे हैं तो 2 शादियां हैं, हुँ, अगर 3 बैठे हैं तो 3 शादियां हैं। व्यक्ति के जीवन में वो कंफ्यूज होगा। और अगर वहां पे चंद्रमा साथ में बैठ जाए, पाप ग्रह का चंद्रमा बैठ जाए, जयेश जी, वो अपने पार्टनर से कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। यानी उसकी जो सेक्सुअल लाइफ होगी, उसकी जो पर्सनल लाइफ होगी, वो ऐसा होगा कि मुझे ना, मतलब वाइफ से वो सेटिस्फेक्शन मिल नहीं पा रही है। वाइफ बहुत अच्छी रहेगी, घर का ध्यान रखेगी, परिवार का ध्यान रखेगी, आपका ध्यान रखेगी। अगर वहाँ पे हस्बैंड की है तो हस्बैंड ध्यान रखेगा, हस्बैंड सारा कुछ करेगा। पर जब बात आती है आपके क्लोजनेस की, आपकी पर्सनल लाइफ की, तो वहाँ पे आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। ओके। चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, जल का कारक है, ठंडी चीज़ का कारक है, तो वो कभी भी इंसान को एक्टिव नहीं होने देता है। 7th हाउस में पाप ग्रह के साथ अगर चंद्रमा बैठ जाए, शुक्र के साथ अगर चंद्रमा बैठ जाए, तो व्यक्ति अपनी पर्सनल लाइफ में कभी भी खुश नहीं रहता है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग। और लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? लव मैरिज के तो बहुत से पॉइंट्स हैं, सभी निकाल लीजिए, मैं बताता हूँ। जिसकी कुंडली में लगन में पहले तो शुक्र लिखा है हुँ, और उसके
शुक्र का जो भाव है, दैट मीन्स जैसे मैं बोलता आ रहा हूँ, लगन का स्वामी 7th हाउस में, 7th हाउस का स्वामी लगन में बैठ जाए, लगन मतलब फर्स्ट हाउस, 7th हाउस, अगर वहाँ पे उनका लॉर्ड बैठ जाए तो वह व्यक्ति लव मैरिज ही करता है। ओके। पर 2 ऐसी राशियां हैं, अगर वो लव मैरिज करती भी हैं तो उनकी चलती नहीं है। ये मैं थोड़े से अपने क्वेश्चन के बीच में ही आपको बताना चाहूँगा। अगर सिंह राशि वालों को देखें और अगर मकर राशि वालों को देखें, ये अगर लव मैरिज कर लेना तो इनके लव मैरिज में कुछ सालों बाद कुछ ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जिससे ये ग्रो नहीं कर पाते हैं। इनको आए दिन कोई ना कोई तकलीफ रहती है। अब बात करें लव मैरिज की, तो अगर 5th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बैठ जाए, 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठ जाए तो वह व्यक्ति लव मैरिज ही करता है। तो ये जो आपने बात कही कि सिंह और मकर, इनके लिए लव मैरिज वो चलती नहीं है। करेंगे ये, हाँ, करेंगे, पर चलेगी नहीं। पर इनकी ज़्यादा अच्छी नहीं चलेगी। ओके। और ये मतलब अपने आप को रखेंगे कि यार लव मैरिज करके मैंने पाया क्या, मतलब जैसे कहते रहे कि 100 पे पहुंचने के बाद अब क्या, ये तो- अब क्या वाली बात होगी इनके साथ। तो अगर वो लव मैरिज को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट कर दे तो देखिए वो कैसे हो पाएगी, मान लीजिए उन्होंने पेरेंट्स को कन्विंस किया, हाँ। सोसाइटी को कन्विंस किया, तो वो लव मैरिज। अरेंज मैरिज क्या होती है कि मेरे पेरेंट्स ने कहीं रिश्ता देखा, मुझे दिखाया, मैं देखने के बाद एंगेजमेंट हुई, उसके बाद मैं उसके साथ इंटरेक्ट हुआ और फिर हमारी शादी हो गई, उसको कहते हैं अरेंज प्लस लव। राइट। मिला, फिर प्यार हुआ, फिर शादी हो गई, अरेंज इसको कहते हैं। अब आप ऑलरेडी किसी को जानते हैं, उसको तो आप लव ही बोलेंगे, चाहे आप उसके आपके घर वाले माने या उसके माने या ना माने। राइट। ओके। और क्योंकि इतनी सारी बात अब हमने ऑफ कोर्स लव के बारे में कर ली, शादी के बारे में कर ली, बहुत सारी शादियों के बाद में ससुराल वालों के साइड से इश्यूज होते हैं, दोनों ही के लिए, मतलब लड़कों के लिए भी लड़की के लिए भी, कि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, वो भी आपको पता चल जाता है कुंडली से। मैं सभी दर्शकों को पहले तो बता दूं, 12 भाव हर एक को डेडिकेट किया गया है। मतलब फर्स्ट लॉर्ड किसका है, सेकंड लॉर्ड किसका है, थर्ड, जो मेरे को आप ससुराल पूछ रहे हो, कुंडली में ससुराल का भी एक घर है। ओके। अगर आपको ससुराल के बारे में देखना है तो उसी भाव से देखना है, ओके। इधर उधर कहीं नहीं देखना है। पहले मैं 12 भाव के बारे में बताना चाहूंगा। पहला भाव व्यक्ति का खुद का व्यक्तित्व है, उसका स्वभाव, नेचर। आई एम द ऑनर ऑफ माई हाउस, दिस इज माई हाउस। दूसरा भाव आपकी वाणी का, आपके नेत्र का। दूसरा भाव आपके पार्टनर की एज को भी दर्शाता है। ओके। दूसरा भाव आपकी वाणी के साथ साथ, अच्छा यहाँ पे आप दूसरे भाव से आप धन भी देखेंगे। तीसरा भाव साहस का, कम्युनिकेशन स्किल्स का, मीडिया का, भाई बहन का, छोटे वाले। चौथा भाव आपकी माता का, आपके लग्जरी सुख्स का, कैंसर जैसी घातक बीमारियों का, इमोशंस का। पांचवा भाव सोलमेट कनेक्शन का, आपके ऐसे रिलेशनशिप का कि जिससे आप बहुत खुश हैं, संतान का, आपकी एजुकेशन का। Right. 6th हाउस आपके नानकों का, आपके शत्रु का, आपके रोग का। 7th हाउस आपके पार्टनर का, आपकी पार्टनरशिप का। 8th हाउस आपके ऋण का। 8th हाउस गुप्त बातों का। 8th हाउस आपकी रिसर्च का। 8th हाउस ससुराल का। 9th हाउस धर्म का, शास्त्र, पूजा पाठ। आपको अगर एस्ट्रोलॉजर बनना है तो आपका 9th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए। ओके। 10th हाउस आपके पिता का। 10th हाउस आपकी सास का। 10th हाउस आपके उच्च अधिकारी का। जिसका 10th हाउस स्ट्रांग होता है वह IAS, ऊपरी पोस्ट, पुलिस, वह छोटी मोटी जॉब कभी नहीं करता, हायर पोस्ट ही पसंद है। 11th हाउस व्यक्ति के धन। धन हमारा दूसरा भाव भी है और हम 11वें भाव से भी इसको चेक कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स का, आपकी मीडिया का, आपके सोशल मीडिया में आपको कितना स्ट्रांग होना है उसका। और ये आपके जो बहू का घर भी यही होता है। 12वां विदेश यात्रा का, जेल यात्रा का, आध्यात्मिक ज्ञान का, इसका देखा जाता है। अब आपके प्रश्न पे आते हैं, जो कुंडली का 8वां भाव होता है वह ससुराल पक्ष होता है। जिस भी लेडी या जेंट्स की कुंडली में 8th हाउस में राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, पाप ग्रह बैठ जाए, तो वह व्यक्ति के ससुराल वालों के साथ अच्छे संबंध नहीं रहते हैं। अगर वहां पे अपने खुद के घर में बैठ जाएं, अब खुद के घर की वही मैंने बात बोली कि 1 नंबर लिखा है और मंगल ही लिखा है वहां पे, तो वह व्यक्ति के लिए वो पॉजिटिव रहता है। बट अगर वहाँ पे खुद की राशि नहीं है और ये चारों बैठ जाए, इन चारों में से कोई भी एक बैठ जाए, तो उस व्यक्ति के ससुराल वालों के साथ अच्छे नहीं बनते हैं। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं कि लोग बोलते मेरी वाइफ जा रही है ससुराल। मैं बोलता हूँ आप क्यों नहीं जा रहे हो? नहीं मेरा मन नहीं करता, मैं नहीं जाता, मैं फ़ोन पे बस हेलो हाय कर लेता हूँ मेरा। तो उनकी कुंडली में राहु केतु शनि का कहीं ना कहीं लिंक इस भाव से ज़रूर होता है। ओके।
इंटरेस्टिंग। और क्योंकि इतनी ज़्यादा शादी की बात हो ही रही है, सब चीज़ें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कुंडलियाँ मिलाते हैं शादी के पहले। अब मैंने ये भी देखा है कि आजकल उतने ज़्यादा लोग नहीं भी मिलाते, क्योंकि वो अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया कि कोई उसे इम्पोर्टेंस नहीं देता। तो कुंडली मिलानी चाहिए, और उसमें भी फिर वो जो गुण मिलाते हैं, किस हद तक ये करना चाहिए? जय जी, कुंडली 100% मिलानी चाहिए। ओके। अब कुंडली मिलान इसलिए ज़रूरी है, मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू एक रिलेशनशिप है। अब वो रिलेशनशिप में ऑलरेडी वो 5-6 साल से हैं। राइट। अब वो सोचते हैं यार 5-6 साल में हमारी लड़ाइयाँ नहीं हुई है, अब हम कुंडली मिलाएंगे, उसमें हमारे गुण नहीं मिल रहे, कोई दिक्कत आ रही है तो हम अलग हो जाए। देखिए, जब पिता बच्ची का कन्यादान कर देता है, उस दिन से उस कन्या के ऊपर हक उस माता पिता का नहीं, उस पति का होता है। ओके। उसके बाद उसके सारे जो प्रभाव है जिम्मेवार वो पति हो जाता है। तो सबसे पहले कुंडली मिलान बहुत ज़रूरी है, इस उद्देश्य से कि आपके 5 साल अच्छे चले, वो इसलिए अच्छे चले क्योंकि आपको एग्जैक्टली आपका लगन और आपके पंचम भाव ने आपको हेल्प करी। अब सप्तम भाव आपके पत्नी के घर के लिए, तो आपको पत्नी ही चाहिए, Right. पति ही चाहिए। कुंडली मिलाना बहुत ज़रूरी है। कुंडली इसलिए मिलाना चाहिए कि हमें ऑलरेडी पहले से पता लग सकता है कि हमें क्या दिक्कतें आ सकती है। जब भी कुंडली मिलाए, मांगलिक हो ना मत करिए, शादी कर लीजिए। कई लोग मैंने देखे हैं जी मांगलिक है जी, हमने मना कर दिया। देखिए, मंगल कभी भी किसी को नुकसान ही देगा ऐसा कहीं नहीं लिखा है, फायदा भी बहुत देता है। पर अगर कुंडली मिलाते समय नाड़ी दोष आ जाए तो जरा एक बार सोच लीजिएगा। नाड़ी दोष क्या होता है? नाड़ी दोष होता है संतान सुख से संबंधित, आपकी हेल्थ से संबंधित। अगर नाड़ी दोष है तो उस व्यक्ति की संतान या तो होती नहीं है, या लेट होती है, या संतान होने का उसका सुख नहीं मिलता है, हेल्थ प्रॉब्लम आ जाते हैं। कहीं कहीं तो मैंने ऐसा भी देखा है कि वो आदमी कभी भी अपने आप को फिजिकली फिट ही नहीं रख पाता है, यानी आए दिन कोई ना कोई बीमारी उसको लगती रहती है। ओके। तो कुंडली मिलाते समय नाड़ी दोष आ जाए तो ज़रूर सोचिए कि हम एक बार इसका उपाय रेमेडीज करें। बट अगर बाकी कोई दिक्कत है तो उसके लिए आप एग्जैक्टली कोई संकोच मत करिए। दूसरी एक और बात, जब भी कुंडली मिलाते हैं 36 गुण होते हैं। अब 36 में से 20 गुण मिल जाए, 10 गुण मिल जाए, 18 गुण मिल जाए, 25 मिल जाए, सोचिएगा, शादी करिएगा। बट अगर जहाँ पे पॉइंट में नंबर आ जाए, ये नकूना है, जहाँ पे पॉइंट में नंबर आ जाए, एग्जाम्पल 36 में से 23.5 मिल रहे हैं, 36 में से 17.5 मिल रहे हैं, 36 में से 25.5 मिल रहे हैं, थोड़ा रुक जाइएगा, शादी के लिए थोड़ा सा विचार करिएगा। ओके। क्योंकि 0.5 का मतलब है उन सारे जितने वर्ण, तारा, भकुट जो नाड़ी है उनमें किसी का आधा है। आधा मतलब यानी एक इंसान गुस्सा करेगा, एक कम करेगा, एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। तो जब बैलेंस नहीं होता है तो फिर तराजू की तरह ऊपर नीचे होते रहोगे और वो रिश्ते नहीं चल पाते। ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है, कि जब अगर आप ऐसी मेरे पास कुंडलियाँ आती हैं जिनकी मैं लास्ट में मिलाता हूँ, देख लेते हैं गुण कैसे मिलते हैं, देखता हूँ जी 28.5, मैं उनको बोलता कैसे चल रही है? पंडित जी पूछो ही मत, अंकित जी आए दिन लड़ाई झगड़ा क्यों हो रही है पता नहीं हो रहा है। मतलब ये वाला मोस्टली ऐसा रीज़न है जिसको लोगों को मानना चाहिए। ओके। तो ये तो पूरी हो गई शादी वगैरह को लेके। अब बात एक चीज़ होती है कि बहुत सारे लोग होते हैं शायद जिनकी लगन पत्रिका या कुछ देख के हमें ये पता चल रहा है कि इनके लाइफ में जेल का योग है, जेल जाने का योग है, ये पता चलता है? ज़रूर। कुंडली में जेल यात्रा प्रेडिक्ट बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले तो व्यक्ति राहु, केतु, शनि, मंगल ये आक्रोश वाले ग्रह हैं, जिसके लगन में ये बैठ जाए उसको गुस्सा बहुत दिलाएंगे। ओके। और गुस्सा दिलाने की वजह से व्यक्ति जो है वो अपराध की श्रेणी में चला जाता है। गुस्से में आदमी मर जाऊं या मार दूं कुछ भी कर लूँगा, और वहीं से उसके अपराध की शुरुआत होती है। तो आप मान के चलिए कि अगर व्यक्ति की कुंडली में राहु, केतु, शनि, मंगल एक्टिव हैं तो वह व्यक्ति जेल यात्रा ज़रूर करता है। ओके। और मैंने ऐसी बहुत सी कुंडलियाँ देखी है, मैं उनको पूछता हूँ, बताता हूँ, और मैं उनसे जब इंटरेक्ट करता हूँ तो वो बोलते हैं कि नहीं सर हम तो नहीं गए हैं, मतलब वो वाली चीज़ उनमें है, हम तो नहीं गए हैं। फिर मैं उनसे थोड़ा 15-20 मिनट और करता हूँ तो कहते हैं हाँ हमने एक्सीडेंट किया था तो 2-3 घंटे के लिए हमें थाने में बिठाना पड़ा और वहाँ पे हमारे साथ गलत भाषा में टॉर्चर हुआ। काइंड ऑफ वो भी अत्याचार भी आपकी जेल यात्रा का सुख ही है। ओके। आपको जेल यात्रा का अनुभव तो हो ही गया वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जिसकी भी कुंडली में जयेश जी 12th हाउस में राहु हो, अकेला राहु बैठा हो, तो वह व्यक्ति अपनी लाइफ में एक बार जेल ज़रूर जाएगा। ओके। तो ये मतलब बहुत सारे लोग फिर ये भी कहते हैं कि अब जैसे आपने कहा कि 12th हाउस में राहु बैठा है तो आपके जेल यात्रा के योग तो है,
तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले ही आप जाके जेल का खाना पीना खा के आ जाइए तो वो निकल जाएगा। ये सच होता है ऐसा? नहीं, ये तो देखिए, अब कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। हम्म। कोई डूब रहा है उसको मैं हाथ दूंगा तो फिर वो हाथ चाहे छोटा हो बड़ा हो बच्चे का हो तो फिर पकड़ेगा तो पकड़ लेगा। देखिए, रेमेडी कभी भी ऐसे नहीं है कि आपको जो तकलीफ़ आने वाली है वो करके, मान लीजिए किसी, अब मैंने तो बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि भाई किसी को बोल दिया कि आपका ये ख़राब है तो आप यही चीज़ को और कर लीजिए, यही चीज़ों को और बना लीजिए। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको इफ़ेक्ट कर सकती है। जेल यात्रा में जाके आप खाना कुछ भी जैसा आपने बताया कर सकते हैं, बट ये वो इफ़ेक्टिव सोल्यूशन नहीं है जो आपको जेल यात्रा में क्योंकि आपको कष्ट तो आएगा ही आएगा। राइट। ऐसी रेमेडीज़ या इस प्रकार की रेमेडीज़ को करके आप 90% बच सकते हैं, परंतु कष्ट तो फिर भी आपको आएगा ही आएगा। मतलब किसी ना किसी प्रकार से तो आएगा। किसी ना किसी, नहीं, जेल लिखा है तो जेल तो जाओगे ही जाओगे, चाहे Okay. आप थाने में जाके बैठो, चाहे आप चौकी में, चाहे आपको पुलिस वाला कोई एग्जैक्टली डिस्टर्ब या परेशान या आपकी कोई बात के लिए आपको बहुत ज़्यादा बोल रहा है, आपको परेशानी होगी, आपको जेल का अनुभव होगा कि मैं अपने आप को तो आइसोलेट कर रहा हूँ और मुझे Okay. समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ओके। अब ये तो हमारी फिर पूरी बात हो गई प्रेडिक्शंस को लेके और कुंडली को लेके, लग्न पत्रिका को लेके।